दासी नौकरानी। एपिसोड नंबर 19। मिश्री का सिर घूम गया था, लेकिन वो बेहोश नहीं हुई। पर वो ये समझ गई थी उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा बदतर होने वाली है। सब पहले जैसा ही रहेगा, बस उसमें एक चीज जुड़ जाएगी, पति की मार। शायद उसकी किस्मत में यही लिखा है। अब वो दासी नौकरानी छोड़ के किसी की बीवी बनी है, तो कुछ तो हर्जाना भरना पड़ेगा। वहीं वेद महेश जी के सामने गुस्से में कुछ नहीं कर पा रहा था, वरना उसका मन तो था भाग के कहीं दूर चला जाए। एक लड़की से बचा तो उसके पापा ने दूसरी लड़की से शादी करवा दी, वो भी इस लड़की से। पता नहीं उसके पापा ने इसमें क्या देखा, दोनों की एज तक नहीं देखी। वो समझाने गया था अपने पापा को कि कम से कम दोनों की एज तो देखो, वो कितनी छोटी है उससे। तो भी महेश जी ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा उसे ही सुना दिया। वेद ने अपनी तरफ से हर कोशिश की थी कि उसकी शादी मिश्री से ना हो, पर दोनों की शादी हो चुकी थी, जिससे वेद को चिढ़, गुस्सा, नफरत, ना जाने क्या क्या महसूस हो रहा था मिश्री के प्रति। रीति रिवाजों से शादी होने के बाद वकील के साथ सभी कोर्ट पहुंचे और वहां दोनों की कोर्ट मैरिज हुई। वेद का अच्छा नाम और पहचान थी, इसीलिए वेद ने वकील से रात तक मैरिज सर्टिफिकेट देने को बोल दिया था। सभी घर आ गए थे। दादी की तबीयत फिर बिगड़ती चली जा रही थी। वो अपनी बहू को देखना चाहती थी। उनको बता दिया गया था मिश्री घर से बाहर गई थी तो उसके ऊपर अटैक हुआ है, क्योंकि मिश्री को चोटें इतनी ज्यादा लगी थी कि उसको छुपाया नहीं जा सकता था। इसीलिए सच बोलना जरूरी था। पर महेश जी पर अटैक हुआ और मिश्री ने जान बचाई, ऐसा इसीलिए नहीं बताया गया क्योंकि फिर दादी को शक हो जाता मिश्री जंगल में क्या कर रही थी। मिश्री घर आई तो पहले उसने नर्स की मदद से चेंज किया, फिर दादी से मिलने गई। तो मिश्री को देख के दादी चिंता में रो पड़ी। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी बहू के साथ? किसने किया ऐसा? जिसने भी ऐसा किया है उसे हाय लगेगी मेरी। श्रेयांश दादी को शांत कराते हुए बोला, दादी भाभी अभी ठीक है, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? दादी कुछ शांत हुई, लेकिन मिश्री श्रेयांश को देख रही थी। मिश्री श्रेयांश से बहुत छोटी थी और श्रेयांश उससे भाभी बोल रहा था, उसे अजीब लग रहा था। दादी फिर मिश्री को देखते हुए बोली, बेटा तुम जाओ आराम करो, तुम्हारा व्हील चेयर पर इतनी देर बैठना ठीक नहीं है। श्रेयांश ने भी कहा, हाँ दादी मैं भाभी को लेकर जाता हूँ, आप आराम करो और समय से अपनी दवा लेना। भाभी अब हॉस्पिटल में नहीं, घर पर ही रहेगी। दादी ने अपना सिर हिला दिया। श्रेयांश मिश्री को दादी के रूम से लेकर आया और उसे वेद के रूम में ले जाने के लिए लिफ्ट की तरफ जाने लगा। वेद सोफे पर बैठा लैपटॉप में कुछ कर रहा था। उसकी नजरें श्रेयांश पर गईं तो उसकी आंखें छोटी हो गईं और वो तेज आवाज में बोला, कहाँ ले जा रहे हो इसे? श्रेयांश रुक गया और पलट के वेद को देखते हुए बोला, भाई भाभी को रेस्ट की जरूरत है, वो बहुत टाइम से व्हील चेयर पर बैठी हैं। वेद बोला, तो उसे उधर किधर लेके जा रहे हो? श्रेयांश बोला, भाई आपके रूम में। वेद ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और बोला, क्यों, मेरे रूम में क्या फरिश्ते बैठे हैं जो इसे जादू से सही कर देंगे? इसको अलग रूम दिया गया है ना, उधर लेकर जाओ। मिश्री शांत बैठी, उदास नजरों से वेद को देख रही थी। उसे इस शादी से कोई उम्मीद नहीं थी, फिर भी दिल में एक चुभन तो होती है जब कोई आपसे इतनी नफरत करता है। वैसी ही चुभन मिश्री को महसूस हो रही थी। वो वेद के फेस पर अपने लिए चिढ़ देख पा रही थी, पर उसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वेद का चिढ़ना जायज था। उसके जैसा पढ़ा लिखा अमीर राजकुमार अपने लिए राजकुमारी ही चाहता होगा, उसके जैसी अनाथ अनपढ़ गंवार नहीं। पर श्रेयांश वेद से कुछ बोलता उससे पहले महेश जी वहां आते हुए बोले, मिश्री अब तुम्हारी वाइफ है तो तुम्हारे रूम में रहेगी ना, या फिर तुम्हारा सामान उसके रूम में शिफ्ट करवा दे। वैसे इसमें भी कोई बुराई नहीं है, तुम्हारा रूम ऊपर है, मिश्री को आने जाने में दिक्कत होगी। नीचे रहोगे तो आसानी से वो भी रूम से बाहर आ पाएगी। वेद महेश जी को देखने लगा। महेश जी फिर बोले, बोलो शिफ्ट करवा दो तुम्हारा रूम। वेद चिढ़ के खड़ा हुआ और गुस्से में अपना लैपटॉप बैग में रखते हुए बोला, जो मन में आए वो करिए, वैसे भी बेटे से ज्यादा ये कल की आई लड़की आपके लिए जरूरी हो गई है। बोल के वेद सीधा घर के बाहर जाने लगा। महेश जी मुस्कुरा दिए। श्रेयांश फिर महेश जी से बोला, पापा क्या करना है, भाई का रूम शिफ्ट करना है क्या? महेश जी ने घूर के श्रेयांश को देखा तो श्रेयांश बोला, अरे मैं बस पूछ रहा था, जाता हूँ मैं। बोल के वो मिश्री को लेकर लिफ्ट में चला गया। वेद का घर बहुत बड़ा था और दादी की उम्र बढ़ी तो उनको सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत आने लगी।
जिस वजह से वेद ने घर के अंदर एक लिफ्ट लगवा दी थी, जिससे दादी आसानी से ऊपर नीचे कर सकें। अब जब घर में लिफ्ट थी तो व्हीलचेयर को सीढ़ियों से क्यों ऊपर ले जाना, इसीलिए श्रेयांश मिश्री को लिफ्ट से ऊपर ले जा रहा था। लेकिन ये सब मिश्री के लिए पहली बार था। वो पहली बार ये सब देख रही थी। उसके लिए तो बड़ी हैरानी की बात थी। किसी के घर में भी लिफ्ट हो सकती है क्या? उसने तो सुना था होटल, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट या बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में लिफ्ट होती है, लेकिन घर के अंदर? और ये मिश्री का पहली बार था जब वो लिफ्ट में बैठने वाली थी, इसीलिए उसे घबराहट हो रही थी। लिफ्ट जैसे ऊपर जाने के लिए चली, मिश्री के पेट में अजीब सा कुछ हुआ और उसने डर से अपनी आंखें भींच ली। लेकिन मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगे होंगे कि लिफ्ट रुकी और श्रेयांश व्हील चेयर को धक्का देने लगा। तो मिश्री ने अपनी आंखें खोल ली और इधर-उधर देखने लगी। नीचे से ज़्यादा तो ऊपर सुंदर था। एक लंबा सा कॉरिडोर जैसी जगह थी। साइड में लगातार 3 से 4 रूम बने थे। कॉरिडोर में कालीन बिछी हुई थी। 2 रूम छोड़ के श्रेयांश एक रूम के सामने मिश्री को लाया, डोर ओपन किया और अंदर ले जाने लगा। मिश्री ने जैसे अंदर रूम को देखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसे ऐसा लगा वो अलग ही दुनिया में आ गई। इतना बड़ा रूम, गोल बेड, ऊपर से सफेद रंग का कपड़ा पूरे बेड को घेरता हुआ और उसकी शोभा में 4 चांद लगाता हुआ। बेड के पास फर वाली मैट, बड़ा सा शीशा जिसमें 2 लोग एक साथ खड़े होकर अपने आप को देख सके, तैयार हो सके। मिश्री की तो आंखें चौंधी आ चुकी थी। उसे लग रहा था वो स्वर्ग में आ गई है। श्रेयांश फिर मिश्री को बेड के पास लेकर आया और रस्सी खींच के कपड़ा साइड किया और मिश्री से बोला, अब आप आराम करना। बोलते हुए वो मिश्री को उठा के बेड पर बैठाने लगा, लेकिन मिश्री घबराई हुई आवाज में बोली, रुक जाइए। श्रेयांश बोला, क्या हुआ भाभी? मिश्री अपना थूक अंदर करते हुए बोली, मैं इस बेड पर नहीं लेट सकती, बेड गंदा हो जाएगा। श्रेयांश को थोड़ा अजीब लगा और वो बोला, आपके कपड़े गंदे हैं क्या? पर अभी तो नर्स ने आपके कपड़े बदले थे। मिश्री थोड़ा हिचकिचा के बोली, नहीं, मेरे कपड़े गंदे नहीं हैं, लेकिन मैं बेड पर नहीं बैठ सकती। आप मेरे लिए नीचे चटाई डाल दो, मैं वहां लेट जाऊंगी। श्रेयांश हैरानी से बोला, आप नीचे क्यों लेटोगी और ऊपर बेड पर क्यों नहीं लेट सकती आप? क्या प्रॉब्लम है आपको? मिश्री ने अपना सिर नीचे कर लिया। अब वो कैसे बोलती? उसे तो सिखाया गया था, कभी मालिक के बेड पर मत बैठना। यहाँ तो वो लेटने वाली है। मिश्री को शांत देख के श्रेयांश बोला, क्या हुआ भाभी, बोलिए। मिश्री को बोलना तो पड़ेगा ही, इसीलिए वो बोली, ये बड़े मालिक का बेड है, मैं कैसे इसमें बैठ सकती हूँ? काकी ने सिखाया था, इससे मुझे काम से निकाला जा सकता है। श्रेयांश 2 मिनट हैरानी से मिश्री को देखता रहा, पर वो समझता था शायद मिश्री जैसी लड़कियों के लिए ये बहुत नई चीज़ है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस आश्रम से मिश्री पहली ऐसी लड़की हो जिसकी शादी हुई है, इसीलिए मिश्री को कुछ नहीं पता। ना उसे ये पता है कि ये कमरा अब उसका भी है। इसीलिए श्रेयांश ने पहले ज़बरदस्ती मिश्री को बेड पर बैठाया, फिर बोला, भाभी, आप यहाँ काम नहीं करती हो जो आपको काम से निकाल दिया जाएगा। आप इस घर की बहू हो, ये रूम आपका भी है। आप जहाँ चाहे बैठ सकती हो, जहाँ चाहे लेट सकती हो। जानता हूँ आपको आश्रम में बहुत सी चीज़ें सिखाई गई होंगी, लेकिन अब आप उन सब चीज़ों को भूल जाइए और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करिए। मिश्री शांति से श्रेयांश को देख रही थी। श्रेयांश ने फिर मिश्री को बेड पर लेटाया और उससे बोला, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आवाज़ दे दीजिएगा। बोल के श्रेयांश वहाँ से चला गया। लेकिन मिश्री मिश्री को वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे घबराहट सी हो रही थी। क्या होगा आगे? क्या मिश्री अपना पुराना जीवन भूल के नया जीवन शुरू कर पाएगी, या वेद उसे अपने जीवन से निकाल फेंकेगा? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।